स्टार्ट। ओके, नमस्कार। हिंदी में आप सबका स्वागत है। कल आपने पढ़ा था रोचक प्रसंग श्रवण। रोचक प्रसंग के बारे में आपने जाना कि रोचक प्रसंग क्या है, रोचक प्रसंग कैसे बनाया जाता है, रोचक प्रसंग की क्या आवश्यकता है, क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है। इसके बाद आपका न्यू चैप्टर है समाज, परिवेश एवं स्वानुभवों पर चर्चा। तो शायद थोड़ा सा कल इसके बारे में भी बताया था, समाज, परिवेश एवं स्वानुभवों पर चर्चा। तो अपने अनुभवों पर चर्चा करनी है। तो ये चर्चा में परिचर्चा शब्द निकल करके एक आता है। पहली हेडिंग है परिचर्चा का अर्थ। तो थोड़ा सा परिचर्चा के बारे में जानकारी करेंगे, इसके बाद फिर स्वानुभवों पर चर्चा की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे परिचर्चा। देखिए, परिचर्चा शब्द जो है, चर्चा और परि दो शब्दों से मिलकर के बना है। चर्चा शब्द का अर्थ जहाँ सीमित होता है, परिचर्चा शब्द का अर्थ वहीं व्यापक हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कैसे हो जाता है? चर्चा किसी एक निश्चित विषय पर हो रही प्रक्रिया का नाम है, और परिचर्चा के अंतर्गत बहुत सारे अंग मिलजुल कर एक दिशा में काम करते हैं। एक दूसरी बात ये भी है, परि का मतलब चारों ओर है, यानी कि समाज में घटित कोई भी घटना का जो सब्जेक्ट है वो परिचर्चा में उठाया जाता है। कई घटनाओं को उठा करके परिचर्चा की जाती है, और दूसरी बात कई लोगों को मिलाकर के ये परिचर्चा का काम पूरा होता है। तो परिचर्चा के अंतर्गत पहले से दिए गए विषय पर अपने विचार प्रकट करना और दूसरे व्यक्तियों द्वारा दिए गए विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचार विनिमय करना ही चर्चा है, विचारों का आदान प्रदान करना ही चर्चा है। देखिए, मानव का स्वभाव है, सहज स्वभाव है कि वो अपने अनुभवों को व्यक्त करना चाहता है। एक आदत उसके अंदर ये भी है कि वो दूसरों के अनुभवों को भी सुनना चाहता है, दूसरों के अनुभवों को सीखना चाहता है, दूसरों के ज्ञान को लेना चाहता है और अपने ज्ञान को देना चाहता है। तो ये परस्पर विचार विनिमय है, विचारों का आदान प्रदान है, विचारों का लेना देना है। तो इस प्रक्रिया में जब बहुत सारे लोग सम्मिलित होकर के काम करते हैं तो इसी चर्चा का नाम परिचर्चा हो जाता है। शिक्षक की चर्चा का उद्देश्य छात्रों की शंकाओं को दूर करने के साथ ही छात्रों की समझ एवं अधिगम को प्रभावपूर्ण बनाना है। अब देखिए, इस परिचर्चा में छात्र तो सहभागी हैं ही, अध्यापक भी सहभागी है। और अध्यापक का काम क्या है इस परिचर्चा में? कि विद्यार्थियों के मध्य में जो शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं उन शंकाओं का शमन करना, उन शंकाओं को समाप्त करना, उसका समाधान करना। तो अध्यापक जब बोलेगा तो वो शंका के समाधान के लिए बोलेगा। हालांकि शंका के समाधान के लिए छात्र भी बोल सकता है। छात्र को अगर विषय समझ में आ रहा तो छात्र भी उस शंका का समाधान कर सकता है। लेकिन अगर कोई मामला उलझ जाता, कोई विषय उलझ जाता है, तो अध्यापक एक अंग है परिचर्चा के अंतर्गत जो समस्या को सुलझा करके परिचर्चा को सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। अच्छा, दूसरा है परिचर्चा शिक्षण की विशेषताएं। परिचर्चा शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं? शिक्षार्थियों के समूह में एक एक बिंदु को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप लोग समझते जाइए और जो समझाने लायक होगा बताते जाएंगे। शिक्षार्थियों के समूह में परस्पर अंतःक्रिया होती है और इस प्रकार वे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। देखिए, कहने को तो एक एक पंक्ति की परिभाषा है, लेकिन गहन अर्थ भरा हुआ है। ये परिचर्चा जो है ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये अंतः क्रिया है, ये कोई बाह्य क्रिया नहीं है। बाह्य क्रिया कम प्रभावी होती है, अंतः क्रिया बहुत प्रभावी होती है।
तो ये किस प्रकार से अंतः प्रक्रिया कर रही है परिचर्चा? अंतः क्रिया का मतलब है ये बिल्कुल मन को बदलने वाली स्थिति है, ये बिल्कुल आदत को बदलने वाली स्थिति है अंतः क्रिया। कैसे? विद्यार्थी जब आपस में, समूह में, समुदाय में एक दूसरे से, कक्षा के अंतर्गत एक दूसरे से जब बातचीत करेंगे किसी सब्जेक्ट पर तो वो एक दूसरे से प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि कोई टॉपिक है और कोई टॉपिक पर रमेश बहुत अच्छा बोल रहा है और सुरेश रमेश की बात को सुन रहा है, तो सुरेश पर रमेश का प्रभाव पड़ा। रमेश बहुत अच्छा बोला, इसके विचार बड़े गहन थे, इसकी शब्दावली बड़ी अच्छी थी, इसका शब्द भंडार बहुत अच्छा था, मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसे ही शब्द भंडार को इकट्ठा करूँगा और कक्षा के अंतर्गत बिल्कुल ऐसा ही प्रदर्शन करूँगा, या कक्षा के अंतर्गत बिल्कुल इसी प्रकार से समस्या का समाधान करूँगा। तो एक दूसरे पर जब ये प्रभाव पड़ता है तो लोग मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं, और जब एक दूसरे से जब स्वतः प्रेरित होने लगते तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात बनती है। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों के समूह में परस्पर अंतःक्रिया होती है और इस प्रकार वे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। दूसरा बिंदु है, कक्ष में परिचर्चा करते समय विद्यार्थियों को लगभग एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, दूसरी अच्छी बात यह है कि एक समस्या को कक्षा के अंतर्गत डाल दिया गया, अध्यापक ने एक समस्या उठाई और उसको डाल दी। अब कक्षा के अंतर्गत 20 स्टूडेंट हैं या 40 स्टूडेंट हैं या 50 स्टूडेंट हैं, तो सबके सामने एक ही समस्या है, सबको एक ही समस्या से लड़ना है, एक ही से जूझना है। तो सबकी एक ही समस्या के कारण सब लोगों में आपसी सौहार्द बहुत बनेगा, मिलजुल कर काम करेंगे, तन्मयता से काम करेंगे, सुदृढ़ होकर काम करेंगे, मधुर संबंध के साथ काम करेंगे और पूरे जोश होश और हवास में वो इस परिचर्चा को निपटाएंगे। चूँकि समस्या एक है, सबके अलग अलग अब उद्देश्य नहीं रहे, सबका एक ही उद्देश्य है, ये जो समस्या है इसका समाधान होना, ये जो शंका है इसका समाधान होना। तो इसलिए ये अंतः प्रक्रिया है, इसलिए अंदर से बदलने वाली बात है। तो बिंदु है, कक्ष में परिचर्चा करते समय विद्यार्थियों को लगभग एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है अतः उनके समाधान में बड़ी सुविधा रहती है। एक स्टूडेंट अगर समाधान नहीं कर पा रहा है तब तक दूसरे ने समाधान कर दिया, पहले स्टूडेंट को दूसरे से मदद मिल गई, दूसरे को तीसरे से मदद मिल गई, इस प्रकार से बड़ी जल्दी से समाधान हो जाता है और एक दूसरे के सहभागिता रहती है, मदद मिलती है, सहायता मिलती है और बड़े जोश के साथ वो परिचर्चा में भाग लेते और आगे बढ़ते। अगला बिंदु है, परिचर्चा द्वारा विद्यार्थी जो कुछ भी सीखते हैं उसका प्रभाव उनकी सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकताओं पर भी पड़ता है। देखिए, बहुत सारी सामाजिक बातें परिचर्चा के अंतर्गत निकल करके आती हैं। परिचर्चा जब होगी तो बहुत सारी बातें निकल करके आएंगी, सामाजिक होंगी, सांस्कृतिक होंगी, आर्थिक होंगी, राजनीतिक होंगी, और जब होंगी वो तथ्य सामने आएंगे, वो तथ्य अध्यापक छात्र सीखेंगे, आगे जीवन में उन्हीं घटनाओं से उन्हें घटित होना पड़ेगा, उन्हीं रास्तों से उन्हें गुजरना पड़ेगा। तो वो सारे तथ्य आएंगे कि ये सारी परिचर्चा में हमने चर्चा की थी और वैसा ही हमारे जीवन में ये सब घटित हो रहा है, तो वो सब काम में आने वाली बातें, तो वो आगे चलकर ये सारी बातें विद्यार्थियों के काम में आती हैं। तो सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर भी पड़ता है, संवेग, मानसिक संवेग, इनमें भी बदलाव होता है। अगला बिंदु है, कक्ष परिचर्चा शिक्षण में विद्यार्थियों की सहभागिता का उपयोग उनके व्यवहार और अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। देखिए, विद्यार्थियों की सहभागिता का उपयोग काहे के लिए? व्यवहार और अभिवृत्ति में परिवर्तन, उनकी जो वृत्तियां हैं, उनकी जो आदतें हैं, उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, उनमें बदलाव आता है। कैसे आता है? देखा देखी से। कैसे आता है? सुना सुनी से। कैसे आता है? शंकाओं के समाधान से। जब परस्पर चर्चा होती है, जब अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन होता है, जब उसको छात्र आत्मसात करता है, तो जो शैतान छात्र होते हैं वो भी सरल सहज हो जाते हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी एक उद्देश्य की तरफ बढ़ने के लिए लालायत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मानसिक परिवर्तन भी
शारीरिक परिवर्तन भी, उनकी आमूलचूल परिवर्तन उनकी अभिवृत्तियों में देखने को मिलता है परिचर्चा के माध्यम से। अगला है कक्ष परिचर्चा में विद्यार्थियों की सहभागिता का उपयोग। हाँ, ये हो गया। अगला है कक्ष परिचर्चा केवल प्रश्नोत्तर तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों में ज्ञान एवं चिंतन का विकास भी करता है। अगला बिंदु क्या है? सिर्फ इतना नहीं कि अध्यापक प्रश्न पूछ रहे हैं या छात्र एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं और उनके उत्तर बोले जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं और परिचर्चा पूरी हो गई। ये तो एक बाह्य प्रक्रिया है, ये तो एक व्यवहारिक लेकिन सैद्धांतिक रूप से भी बहुत बड़ा बदलाव होता है। तो ये बात इस बिंदु में कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है? कक्ष परिचर्चा केवल प्रश्नोत्तर तक सीमित नहीं रहती है कि केवल प्रश्न कर दिया गया और उत्तर मिल गया, बल्कि विद्यार्थियों में ज्ञान का भी विकास होता है। देखिए, कोई भी बात पढ़ी गई और पढ़ने के बाद उसको यदि मनन में लाया गया, उसको यदि एक्शन में बदला गया, उसको यदि क्रियान्वित किया गया, तब तो ज्ञान है। नहीं तो ज्ञान सिर्फ भार है, सिर्फ वजन है। किसी भी तथ्य को, किसी भी आदर्श को, किसी भी नीति को, किसी भी मूल्य को आपने सीखा और सीखने के बाद आपने रट लिया और रटने के बाद फिर आप वही सुनाने लगे, लेकिन आपके जीवन में उस नीति, उस तथ्य का कोई मतलब नहीं है, कोई क्रियान्वयन नहीं है, तो वो सिर्फ वजन है, भार है और इसके अलावा वो कुछ नहीं। यहाँ पर बात यह है कि जब कोई तथ्य, कोई आंकड़ा, कोई बात, कोई तत्व जीवन में जब क्रियान्वित कर लिया गया तो फिर ज्ञान एवं चिंतन दोनों में वृद्धि हुई, तब माना गया ज्ञान है। जब क्रियान्वयन हो गया तो ज्ञान है, क्रियान्वयन नहीं है तो फिर वो ज्ञान नहीं है, वो मात्र कूड़े के डिब्बे में भरा हुआ कचरा है। तो विद्यार्थियों के ज्ञान एवं चिंतन का विकास करता है। अगला है कक्षा में परिचर्चा करते समय कई तर्क दिए और सुने जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व ज्ञान तथा पूर्व सूचनाओं में नवीन ज्ञान व नई सूचनाओं की वृद्धि होती है। तो ये परिवर्तन तो होता ही रहता है। नए नए तथ्यों, नए नए सूचनाओं, नए नए आंकड़ों, नए नए डाटा सब मिलते हैं तो विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती ही रहती है, उनके सूचनाओं में बढ़ोतरी होती ही रहती है। अंतिम बिंदु है परिचर्चा द्वारा सीखने से विद्यार्थियों को सामूहिक अधिगम। एक होता व्यक्तिगत अधिगम। व्यक्तिगत अधिगम, आप मौन वाचन कर रहे हो, शांति से कोई किताब पढ़ रहे हो अपने घर में, आप सीख रहे हो, तो ये आपका व्यक्तिगत अधिगम हो गया। लेकिन यहाँ जब परिचर्चा में पूरी कक्षा के साथ किसी विषय को एकदम खुले मैदान में डाल दिया गया और उस पर खुली चर्चा हो रही है, सब लोग सहभागी हैं, एक दूसरे की काट छांट चल रही है, बिल्कुल तलवारबाजी चल रही है तार्किक रूप से, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अधिगम बहुत होता है। अधिगम का मतलब सीखने की प्रक्रिया बड़ी प्रभावी रहती है, बड़ी प्रेरणात्मक रहती है। जो बच्चे कभी नहीं पढ़ना चाहते हैं, कभी तर्क नहीं करना चाहते, कभी सोचना नहीं चाहते, वो भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। कक्षा के अंतर्गत परिचर्चा जरूर करानी चाहिए, और जो नहीं कराते हैं उन्हें इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि आप परिचर्चा कराइए। परिचर्चा का दोनों दो तरफा लाभ है, बाह्य और आंतरिक। तो यहाँ पर क्या है कि परिचर्चा द्वारा सीखने से विद्यार्थियों को सामूहिक अधिगम, मिला जुला सीखने की प्रक्रिया, मिली जुली, जैसे विद्यार्थियों को मिलकर सीखने, प्रकरण व समस्या को समझने, सुझाव देने, दायित्व बांटने। देखो, विद्यार्थियों को मिलकर सीखने, मिलकर के वो एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। परिचर्चा करेंगे तो पूरी क्रमबद्ध सूची बनाएंगे, पूरा संचालन करेंगे और तथ्यों को बांटेंगे और क्रमबद्धता वो उसका समाधान करेंगे, एक दूसरे से वार्ता करेंगे, एक पक्ष और विपक्ष को खड़ा करेंगे, उनसे बुलवाएंगे, हिचकिचाहट दूर होगी, बहुत सारे तर्क और सूचनाएं निकल कर के सामने आएंगी। एक साथ मिलकर के समस्या को सॉल्व करेंगे, एक दूसरे को सुझाव देंगे और एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालेंगे, जिम्मेदारी बांटेंगे, और इसके बाद जो रिजल्ट निकलेंगे उस रिजल्ट का वो मूल्यांकन करेंगे। जो परिणाम निकल कर के आते हैं इस क्रिया के बाद, उस परिणामों का भी मूल्यांकन करेंगे। तो ये सब अवसर प्राप्त होते हैं परिचर्चा के माध्यम से छात्रों को। तो आप कह सकते हैं एक पंक्ति में कि परिचर्चा से
विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। परिचर्चा से आमूलचूल उनकी अभिवृत्तियों का विकास होता है। कह सकते हैं कि परिचर्चा बालक के जीवन में, बालक के माध्यमिक स्तर पर, उनके प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल लाभप्रद है, निश्चित रूप से लाभप्रद है, इसमें कोई भी संदेह, कोई भी शक नहीं है। अच्छा, इसके बाद हालांकि इतना सारा बताने से ही परिचर्चा का महत्व निकल कर के आ जाता है, लेकिन फिर भी हेडिंग डालते हैं परिचर्चा का महत्व। इसमें भी थोड़ा सा आपको बताएंगे परिचर्चा का महत्व, बिंदुवार बताएंगे। छात्रों में अपने अनुभव को सुनाने एवं दूसरों के अनुभव को सुनने से ही भाषा के विभिन्न कौशलों का विकास होना संभव है। कैसे? छात्र अपने अनुभव को सुनाते हैं एवं दूसरों के अनुभव को सुनते हैं। इससे क्या होता है कि कई प्रकार के कौशलों का विकास होता है और इसके महत्व को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। किस प्रकार से समझ सकते हैं? नंबर एक है अभिव्यक्ति कौशल का विकास। देखो, परिचर्चा जब होगी तो फायदे क्या होंगे? परिचर्चा का महत्व का मतलब है, परिचर्चा जब कक्षा के अंतर्गत होगी तो उसके फायदे क्या होंगे? क्या फायदे होंगे? तो नंबर एक फायदा है अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा। अभिव्यक्ति कब होगी? जब बालक सुनेगा तो बालक को बोलने की इच्छा होगी, या बालक से बुलवाया जाएगा, बालक से कहा जाएगा इस सब्जेक्ट पर बोलो। तो बालक जब बोलेगा कक्षा के अंतर्गत या बोर्ड पर खड़ा होके कक्षा की तरफ मुंह करके जब वो बोलेगा तो वो उसका अभिव्यक्ति पक्ष होगा। अगर वो बोल पा रहा है तो समझ लो उसकी अभिव्यक्ति अच्छी है, अगर नहीं बोल पा रहा है तो समझ लो उसकी अभिव्यक्ति पक्ष का ह्रास है। तो परिचर्चा अगर होती रहेगी तो उसकी अभिव्यक्ति पक्ष जो होगा वो बड़ा सुदृढ़ होगा, बड़ा मजबूत होगा, वो अच्छी तरीके से अभिव्यक्ति करेगा, सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति करेगा, विश्वास के साथ अभिव्यक्ति करेगा, शुद्धता व परिमार्जन के साथ अभिव्यक्ति करेगा। कब करेगा? जब परिचर्चा में वो मजा हुआ हो जाएगा, जब परिचर्चा के अंतर्गत वो मंज जाएगा, जब परिचर्चा का वो अभ्यस्त हो जाएगा। तो पहला बिंदु क्या है? अभिव्यक्ति कौशल का विकास। जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति का मतलब है अपने विचारों को निकाल करके श्रोताओं तक, पाठकों तक पहुंचाना। अभिव्यक्ति मौखिक लिखित दो प्रकार की होती है, तो यहाँ मौखिक अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं चूँकि परिचर्चा वाला सब्जेक्ट है। लिखित में आप कहानी लिख रहे हो तो ये भी आपकी अभिव्यक्ति है, आप कोई गीत गा रहे हो ये भी आपकी अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति कई प्रकार से, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, इशारे कर रहे हो, ये भी आपकी अभिव्यक्ति है। वो अब आपको अभिव्यक्ति आगे लेसन में बताएंगे, अभिव्यक्ति को विस्तार तरीके से समझाएंगे, उसमें अनुभूति भी समझाएंगे अनुभूति क्या है, कैसे अनुभूति अभिव्यक्ति बनती है। तो ये एक सर्किल है, एक चक्र है, उस चक्र से आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नंबर एक अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। दूसरा श्रवण कौशल का स्वाभाविक रूप में विकास होता है। परिचर्चा जब हो रही, जब आपके ही दोस्त बोल रहे हैं, आपके ही सहपाठी किसी बात पर बोल रहे हैं तो आप बड़े गौर से सुन रहे हो। ये देखते हैं अब फलाना व्यक्ति बोल रहा है, फलाना हमारा दोस्त बोल रहा है, कैसे बोलता है। तो ये सब एक जिज्ञासा रहती है। अपना कोई मित्र, अपना कोई सहभागी जब क्लास के अंतर्गत बोल रहा है तो बड़े ध्यान से सुनने की तरफ आकर्षित होता है मन। तो इससे क्या होता है? श्रवण कौशल का स्वाभाविक सहज रूप से अपने आप नैसर्गिक नेचुरल विकास होता है। तीसरा कथन में उचित धारा प्रवाह। जब आप रोज़ परिचर्चा में भाग लेंगे, जब आप रोज़ कक्षा के अंतर्गत परिचर्चा में हिस्सा लेंगे तो आपका जो कथन है, आपकी जो अभिव्यक्ति है, उसकी जो धारा है, उसका प्रवाह स्वतः ही एक सही लय में चलेगा। ये नहीं कभी बहुत जल्दी कभी बहुत स्लो, ये नहीं, या फिर भावों के अनुकूल चलेगा। जैसे भावों की आपको ज़रूरत पड़ेगी वैसे आप उस धारा प्रवाह का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब अपने आप अभ्यास से आता है। ये इसके सिखाने का कोई फार्मूला नहीं होता कि धारा प्रवाह कैसे होता है, इसकी टाइमिंग क्या होती, इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, इसका कोई सूत्र नहीं है। ये अभ्यास से स्वतः ही सिद्ध हो जाता है।
कैसे किस अभ्यास से? परिचर्चा के अभ्यास से, आपस में बातचीत, आपस में संवाद, परिसंवाद के अभ्यास से। अगला बिंदु है संप्रेषण में सहायक। संप्रेषण का मतलब क्या है? अपने विचारों को बोलना। जो अभिव्यक्ति है वही संप्रेषण है। अपनी बात को आप कह रहे हो, प्रेषित कर रहे हो, अपनी बात को निकाल रहे हो, संप्रेषित कर रहे हो, संप्रेषण हो गया। तो संप्रेषण में सहायक परिचर्चा होगी निश्चित रूप से। दूसरा, अगला स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण में सहायक। ये बात व्याकरणिक है। आप परिचर्चा में हिस्सा लेते हो, आप वाक्यों को बोल रहे हो, आप सबके सामने बोल रहे हो, तो निश्चित रूप से आप सही वाक्य बोल रहे हो। सही वाक्य नहीं बोल रहे हो, गलत वाक्य बोल रहे हो, तो आपको रोका जाएगा, आपको टोका जाएगा, या अध्यापक के द्वारा आपको सुझाव दिया जाएगा। व्याकरणिक रूप से आपके वाक्यों को शुद्ध किया जाएगा। आप घर पर लिखने का अभ्यास करेंगे, उस माध्यम से आपकी व्याकरणिक त्रुटियां जो होंगी, जो वर्तनी संबंधित त्रुटियां होंगी, उनमें सुधार आएगा, शुद्धता आएगी। तो शुद्ध उच्चारण इससे होता है, परिचर्चा के माध्यम से। संकोच की समाप्ति, हिचकिचाहट खत्म हो जाएगी। अब भले ही आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, बहुत अच्छा याद है, संकोच है, संकोच से सब दब जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, वो सब शो नहीं हो पाएगा जो आप जानते हो। तो कहने का मतलब है ये सारे तथ्य हैं, ये इनमें लाभ मिलता है परिचर्चा से। संकोच में गला रुंध जाता है, ज़्यादा हर्ष में गला रुंध जाता है, ज़्यादा दुख में गला रुंध जाता है, संकोच में घबराहट बढ़ जाती है, स्मृति क्षीण हो जाती है, आपको जो याद है वो भी याद नहीं रहेगा। तो ये जो है आगे है मानक भाषा का प्रयोग। मानक भाषा क्या है? शब्द से ही पता चल जाता है। मानक भाषा का मतलब है मान्य भाषा, वो भाषा जो हमारे हिंदी निदेशालय ने जिस भाषा को मान लिया है। कुछ भाषाएं ऐसी इनको माना नहीं गया है, जिनको माना नहीं गया वे बोली हैं, उपबोली हैं, उपभाषा हैं, भाषा नहीं है। जिनको मान लिया गया वही भाषा है। जैसे हमारी बुंदेलखंडी है तो बोली है, भाषा नहीं है। भाषा वो है जो शुद्ध साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। ये बोली हैं, तो बोली उपबोलियाँ बहुत हैं, हजारों में इनकी संख्या है हमारे देश में। बहुत सारी बोलियाँ हैं, इनका तो इतिहास इतना है कि इनको खोज, इनकी पूरी तरीके से खोज भी नहीं हो पाई बोलियों की, उपबोलियों की। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर मानक भाषा का प्रयोग होने लगता है परिचर्चा में, साहित्यिक भाषा का प्रयोग होने लगता है। अगला है आदर्श वाचन की योग्यता। वाचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक अनुकरण वाचन, एक आदर्श वाचन। एक होता है आदर्श वाचन, एक होता है अनुकरण वाचन। एक मौन वाचन, सस्वर वाचन, वो एक चीज़ अलग है, ये एक चीज़ अलग है। ये क्या है? ये प्रकार हैं, वो रचना है। आदर्श वाचन क्या है? शिक्षक का वाचन। भाई शिक्षक जो बोलेगा आदर्श बोलेगा, आदर्श का मतलब शुद्ध बोलेगा, सही बोलेगा, परिमार्जित बोलेगा, प्योर बोलेगा। तो शिक्षक जो बोलेगा शुद्ध बोलेगा, उस शुद्धता की वजह से शिक्षक के वाचन को आदर्श वाचन कह दिया। ऐसी बात नहीं है कि छात्र अशुद्ध बोलेगा, लेकिन छात्र जो बोलेगा वो शिक्षक का अनुकरण करेगा, शिक्षक की नकल करेगा, शिक्षक से सीखेगा, उसी पद्धति पर पीछे पीछे चलेगा, उसका अनुगामी रहेगा। उस अनुगामिता की वजह से जो छात्र बोलते हैं तो छात्रों के वाचन को अनुकरण वाचन कहा जाता है। तो यहाँ पर बिंदु ये है कि छात्र में भी आदर्श वाचन की योग्यता हो जाती है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। होता क्या है? अभ्यास के माध्यम से होता क्या है? संवाद पर संवाद के माध्यम से होता क्या है? चर्चा परिचर्चा के माध्यम से। तो चर्चा परिचर्चा के माध्यम से छात्र भी आदर्श वाचन करता है। तो ये परिचर्चा का महत्व है। ये सारे बिंदु जो हमने आपको बताए, ये सारे बिंदु परिचर्चा के महत्व के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, आगे आपको बताते हैं कि परिचर्चा के अनिवार्य भाग। परिचर्चा के अनिवार्य भाग। अब परिचर्चा में क्या क्या हो जो जरूरी है कक्षा में? बड़ा सरल है, एक बार में ध्यान से जो सुनेंगे
उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी हेरा फेरी की। तो परिचर्चा के अनिवार्य भाग क्या हैं? नंबर 1 शिक्षक तो होनी चाहिए क्लास में, तो एक पार्ट हो गया शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा समस्या, चौथा मूल्यांकन। बस 4 है। शिक्षक विद्यार्थी हो, कक्षा पूरी हो गई। लेकिन आप परिचर्चा करनी है तो एक समस्या चाहिए, एक समस्या डाल दो। समस्या का मतलब किसी भी सब्जेक्ट पर एक शंका, एक समस्या, एक प्रॉब्लम, एक विषय, और उस विषय को डाल दो कि इस विषय पर चर्चा करके एक समाधान निकालिए, इसका क्या होना चाहिए। जैसे दहेज समस्या है, दहेज प्रथा है, तमाम समस्या है, प्रदूषण की समस्या है। तो शिक्षक, विद्यार्थी, समस्या, ये तीनों मिल जाते हैं तो फिर अंतिम बिंदु है मूल्यांकन। ये हैं परिचर्चा के अनिवार्य भाग। अच्छा, परिचर्चा के विषय क्या हैं? तो परिचर्चा के विषय नंबर 1 परिवेशी विषय पर आधारित परिचर्चा। पहले तो परिवेशी विषय पर आधारित होती है, दूसरा सामाजिक घटनाओं पर आधारित परिचर्चा, तीसरा स्वानुभवों पर आधारित परिचर्चा। तो परिवेशी विषय पर परिचर्चा क्या है, इसमें क्या क्या आता है? बस सुनते जाइए, बिंदुवार पढ़ते जाएंगे। परिवेशी विषय से तात्पर्य हमारे चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं से है। इसमें कौन कौन सी चारों ओर क्या क्या, आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से संवाद स्थापित करना, हमारा आस पड़ोस, हमारे मित्रगण, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, हमारा मोहल्ला, हमारा टोला, हमारी गली, हमारा नगर, ये सब परिवेश है। और इस परिवेश से संबंधित जब चर्चा होती है तो परिवेशी होती है, क्योंकि छात्र अपने परिवेश में ही सीखते हैं। स्कूल में प्रवेश करते समय छात्र के पास अनेक अवधारणाएं होती हैं और जो उसकी अपनी परिवेशी भाषाओं में होती हैं। तो तमाम अवधारणाएं लेकर छात्र प्रारंभ में विद्यालय जाता है, तब वो परिवेश से ही प्रभावित रहता है और वही भाषा उसके दिमाग में घुसती है। तो परिवेशी विषय से संबंधित जब टॉपिक उसके सामने डाला जाता है तो उसे लगाव रहता है, उसे आत्मीयता रहती है कि ये कुछ अपना सब्जेक्ट है। जैसे छोटा बालक है तो उसके पास उसको एक निबंध दे दिया, गाय, हमारी गाय पे लिखो, उस पर लिख दिया दीपावली में तुमने कितने पटाखे चलाए, कैसे पटाखे चलाए, कहाँ गए थे, कौन कौन से पटाखे चलाए, किस मेले से घर, ये सारी बातें, कौन कौन सी मिठाइयाँ खाई, कौन कौन सी मिठाइयाँ तुम्हारे घर पर बनी थी, ये सब परिवेशी विषय हैं। ये सब हमारे समाज की चारों तरफ की घटनाएं हैं। तो ये चर्चा जब हम करते हैं छोटे बालकों में तो अपने आप रुचि के साथ वो उससे जुड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा सीखते हैं। सामाजिक घटनाओं पर शिक्षक को कभी कभी कक्षा में छात्रों के समक्ष सामाजिक घटनाओं का वर्णन करना चाहिए। घटनाएं इस प्रकार की हों कि उनसे छात्रों को शिक्षा एवं प्रेरणा प्राप्त हो। अधिकांशतः हमारे छात्रों को उनके आसपास की एवं विश्व की घटनाओं से दूर कर दिया जाता है। घटनाएं इस प्रकार की हो कि उनसे छात्रों को शिक्षा एवं प्रेरणा प्राप्त हो। प्रेरणास्पद घटनाएं होनी चाहिए। अधिकांशतः हमारे छात्रों को उनके आसपास की एवं विश्व की घटनाओं से दूर कर दिया जाता है। शिक्षकों द्वारा वर्तमान घटनाओं की जानकारी छात्रों को प्रदान करनी चाहिए। अपने पाठ्यक्रम में मौजूदा घटनाओं को शामिल करने के लिए एक सामाजिक अध्ययन का शिक्षक होना आवश्यक नहीं है। कोई भी शिक्षक यह कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक परिचर्चा जब होनी है तो ज़रूरी नहीं है कि सामाजिक अध्ययन का अध्यापक बुलवाया जाए। कोई भी शिक्षक किसी भी सब्जेक्ट का वो समाज पर बोल सकता है, एक टॉपिक डाल सकता है और उसे चर्चा करनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है सामाजिक परिवेश और सामाजिक परिचर्चा के लिए। अगला बिंदु है स्वानुभवों पर आधारित परिचर्चा। अगला बिंदु स्वानुभवों पर आधारित परिचर्चा।
देखिए ये जो विषय है स्वानुभवों पर, तो यहाँ पर अपने निजी अनुभवों की बात है। स्व मतलब अपना, अपने अनुभव। तो अपने अनुभवों पर जब परिचर्चा होती है तो इस पर क्या होता है, चिंतन स्तर काम करता है। विद्यार्थियों के पास यथोचित चिंतन स्तर मजबूत होना चाहिए। विद्यार्थियों का यदि चिंतन स्तर मजबूत है तभी वो स्वानुभवों पर चर्चा कर पाएंगे। अगर उनमें तार्किक शक्ति है तभी वो स्वानुभवों पर चर्चा कर पाएंगे। अगर उनकी कल्पना शक्ति, कल्पना के समाहार की शक्ति उनके पास उपयुक्त यथोचित है तभी वो स्वानुभवों पर चर्चा कर पाएंगे। तो यहाँ इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो कक्ष में अपने अनुभवों को सुनाने की प्रक्रिया शिक्षक एवं छात्र दोनों के द्वारा संपन्न की जाती है। इस प्रक्रिया में श्रवण तथा अभिव्यक्ति कौशल का विकास तीव्र गति से संभव होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि कक्ष में भाषा शिक्षकों को छात्रों से अपने अनुभव सुनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वानुभवों पर चर्चा के लिए एक भाषा शिक्षक द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1 दृश्य वर्णन, नंबर 2 यात्रा वर्णन, नंबर 3 घटना वर्णन। देखिए स्वानुभवों पर अगली क्लास में आपको विस्तार से थोड़ा बताएंगे, समझाएंगे। चिंतन के स्तर का विषय है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बड़ा सरल है, अभ्यास वाला चैप्टर है। अभ्यास के माध्यम से ये स्वानुभवों पर जो चर्चा होती है वो सुलभ और सहज हो पाती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। बता दिया, शेयर कर दिया, बता दिया। शेयर कर दिया, सेव हमने नहीं, देखो सर बंद कर दिया नहीं। ये बोल दो, थोड़ा बोल दो। फिर अब क्लास नेक्स्ट कर देंगे जो क्लास